आज पसोपेश बड़ी है। किस शहर, किस मोहल्ले, किस गली की बात सबसे पहले की जाए, पसोपेश बड़ी है। दर्द हर गली में डेरा डाले बैठा है। त्रासदी हर मोहल्ले में गुमनाम होकर दफन है। मंगलवार सुबह के उगते सूरज के साथ ही हिंदुस्तान स्वतंत्रता के 76वें वर्षगांठ के जश्न में डूब जाएगा। और आज तारीखों के तराजू में भारत की स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद के हालात पर बात होनी जरूरी है। 30 जून 1948 ये तारीख हिंदुस्तान का इतिहास बदलने वाली तारीख साबित होने वाली थी, लेकिन एक अंग्रेज के फैसले ने इस तारीख को इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से रोक दिया। इस तारीख पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं पन्नों में 30 जून 1948 की तारीख दर्ज है। मार्च 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई। इस विद्रोह में पहली बार पूरा भारत संगठित होकर, एकजुट होकर अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ आजादी के आंदोलन में कूदा। दिल्ली की आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, लखनऊ की बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब, बरेली में खान बहादुर खान और बिहार के कुंवर सिंह। विद्रोह अलग अलग इलाकों में हुए और करीब 14 महीने में पूरे भारत में विद्रोहों को दबा दिया गया। 8 जुलाई 1858 ये वो दिन था, ये वो तारीख थी जब लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह खत्म होने और शांति स्थापित करने की घोषणा की। ये तारीख भारत के इतिहास का हिस्सा है। इन तारीखों पर विस्तार से बात करने के लिए 1 घंटे का एपिसोड काफी नहीं होगा। सालों तक लगातार मैं इसी पर बात करती रहूं, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन बातें खत्म नहीं हो। ये वो है जिक्र और चर्चा जो पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अब जो हम बात करने आए हैं, आज जो हम बात करने आए हैं, वो इन 2 तस्वीरों में इस वक्त आपको नजर आएगी। 14 अगस्त की रात 12 बजे हिंदुस्तान आजाद हुआ। पहली तस्वीर उसी आजाद भारत की है जो चांद की सरजमी पर कदम रखने को बेताब है, जो पूरी दुनिया को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर चुका है। और दूसरा मुल्क है भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, जो हमसे टूटकर खुद मुख्तारी के रास्ते पर चलना चाहता था। आजादी उसे भी 15 अगस्त 1947 को ही मिली थी, लेकिन वो मुल्क अपने बाशिंदों को 2 जून की रोटी दे पाने में सक्षम नहीं है। हिंदुस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की बदहाली एक दिन में नहीं आई है, ये सालों की मेहनत का रिजल्ट है इन लोगों का। थोड़ा पीछे लौटते हैं। 30 जून 1948 फिर से वर्तमान को सामने रखते हैं, वर्तमान के सामने इस तारीख को रखते हैं। 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हुआ और भारत की आजादी की मांग फिर तेज हो गई। 21 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वाइसरॉय तैनात हुए, जिन्हें भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा मिला। 30 जून 1948 का दिन भारत को आजादी देने के लिए मुकर्रर हो गया था। सही बात है कि हम कॉलोनियल राज से मुक्त हुए और हमारी आजादी हमें मिली, लेकिन जो हमें आजादी मिली वो खंडित आजादी मिली। और खंडित आजादी में मां भारती के दोनों बाजू कटे हुए थे और बहुत बड़ा हिस्सा भारत का दूसरे देश के रूप में जाना जाने लगा था। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। तो माउंटबेटन की यह जिम्मेदारी थी कि वो सत्ता को भारतीय नेताओं के हाथ से सौंपते। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होता, लेकिन माउंटबेटन ने जो चुना वो ऐसा रास्ता था जो लाखों लोगों की लाशों पर से गुजरा। उस विभीषिका को ही आज आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश है, लेकिन उससे पहले कुछ और तथ्य जो जानने आपके लिए जरूरी है। इतिहास और इतिहासकारों के मतों के इतर एक तथ्य यह भी है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की माली हालत खस्ता हो चुकी थी और उन्हें भारत समेत दुनिया के कई देशों को आजाद करने पर मजबूर होना पड़ गया था। एक तथ्य यह भी है कि अंग्रेज दुनिया के तमाम मुल्कों से वो सब कुछ लूट कर ले जा चुके थे जिनसे वो रईस बनते और पीछे छोड़ गए थे बेहाल और बदहाल मुल्क। 25 मई 1946 को जॉर्डन आजाद हुआ।
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आजाद हुआ। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ। 14 मई 1948 को इजराइल आजाद हुआ। भारत की आजादी का दिन मुकर्रर होने से करीब 10 महीने पहले ही अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने से पहले ही वो बीज बो दिया जिसका खामियाजा लाखों लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। ये सभी जानते हैं कि जिन्ना पाकिस्तान समर्थक थे और बंटवारा चाहते थे। इसकी डिटेल में जाने की बजाय कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रख रही हूं। रेडक्लिफ ये वो शख्स है जो अब से पहले तक हिंदुस्तान कभी नहीं आया था, जिसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसे भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय पॉपुलेशन, भारतीय सोशल जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की जिम्मेदारी रेडक्लिफ को सौंप दी गई, जबकि वो पहली बार हिंदुस्तान आ रहा था। लेकिन रेडक्लिफ ने बिना किसी सर्वे के, बिना जमीन पर उतरे ही भारत के नक्शे पर विभाजन की लकीर को खींच दिया। आपने देखा होगा किस तरीके से जब देश आजादी मना रहा था तो लोग अपनी जान को बचाने के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में अपने इस भूभाग में प्रवेश कर रहे थे। लगभग 1.5 करोड़ परिवार विस्थापित हुए और सभी आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 10 लाख लोगों की जानें गई। इसीलिए तो कहते हैं प्रभु राम के बेटे लव ने लाहौर बसाया था, वो हिंदुस्तान से अलग हो गया। और दूसरी तरफ बांग्लादेश, रेडक्लिफ ने लकीर खींची, माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की फाइल पर साइन किए और फिर शुरू हुई वो विभीषिका जो इतिहास में सबसे बड़ी है। विभाजन का दंश इस तारीख के बाद ही चरम पर पहुंचा है। इस विभाजन की भेंट कितने इंसान चढ़े इसका ठीक ठीक आकलन ना तो कभी हो पाया है और ना ही कभी हो पाएगा। कुछ अनुमान है जो आपके सामने रख देती हूं। अनुमान है कि भारत के विभाजन के दौरान 2 लाख से 20 लाख के बीच लोगों की मौत हुई। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। गुजरात से पंजाब और तब के पूर्वी पाकिस्तान से सटे पूरे बंगाल में दंगे हुए। 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, जब मां भारती के 2 टुकड़े हो गए थे, एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय की आंखों को नम कर देता है। यह उन अनगिनत लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत के बंटवारे की बड़ी कीमत चुकाई। ये उन परिवारों के प्रति एकजुटता को दिखाने का, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी साहस के साथ मां भारती के लिए अपनी श्रद्धा को लेते हुए जीवन को पटरी पर लेने के लिए जूझते रहे। इन सब का जिक्र करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि आप इतिहास के सबक से अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को सुधार सकें, या भविष्य में जो गलतियां हो सकती है उसकी सीख आप भविष्य से ले सकें। माफ कीजिएगा, पीछे घटी घटनाओं से ले सकें। भारत का विभाजन भले ही 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात हुआ, लेकिन इसकी लकीर काफी पहले खिंच गई थी। दशकों तक मुस्लिम लीग 2 राज्यों की थ्योरी पर काम करते रहे और इस थ्योरी को आगे बढ़ाया भी। 1925 के अलीगढ़ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल रहीम ने हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग मुल्कों की वकालत की। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की मांग सार्वजनिक रूप से की। और फिर आती है वो तारीख 3 जून 1947 जब माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान कर दिया। आप इस बात को समझ लीजिए कि यही वो अंग्रेज थे जिन्होंने 1905 में कोशिश की थी बंगाल को
भंग करने की, क्षति उसको पहुंचाने की, हिंदुस्तान से अलग करने की। लेकिन फिर 1907-8 में उसे वापस अपना यह फैसला लेना पड़ गया था, क्योंकि कोई भी अंग्रेजों के इस फैसले के साथ नहीं था। 1900 बंग भंग आंदोलन आपको याद होगा। और फिर क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ और उसके बाद से उसने जो एक अलग मुल्क की बार बार मांग रखने की कोशिश की, उसमें कहा यह जाता है कि वो तमाम जो उस वक्त मौजूद राजनीति के बड़े चेहरे थे नतमस्तक हो गए, इस मांग के आगे मजबूर हो गए। हालांकि 1947 में बंटवारे के ऐलान से करीब 1 साल पहले ही देश भर में दंगे शुरू हो चुके थे। यह ऐसी तबाही की शुरुआत थी जिसका नतीजा किसी को नहीं पता था, और यह आंकड़ा 1946 से शुरू होकर हर बीते दिन के साथ बढ़ता गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का नारा देकर बंगाल में दंगे शुरू कर दिए। 19 अगस्त 1946 तक 4 दिन के अंदर ही कलकत्ता में कम से कम 4000 लोगों की मौत हुई, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। बंगाल से शुरू हुई दंगों की आग में देखते ही देखते पूरा हिंदुस्तान जलने लगा। कई शहरों में दंगे भड़कने लगे, बेगुनाह लोगों की जान गई। तब के कलकत्ता के बाद सबसे करीबी बड़ा शहर था पटना, और यहां भी दंगों की आग पहुंच गई। सितंबर 1946 में पटना में दंगे भड़के, कम से कम 14 लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा घर जला दिए गए। 27 अक्टूबर 1946 को चटगांव के नोआखली में दंगे भड़के। 6 नवंबर 1946 तक इन दंगों में कम से कम 5000 लोगों की मौत हुई, जबकि द स्टेट्समैन अखबार की तब की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा 10,000 से ज्यादा था। मार्च 1947 में रावलपिंडी में दंगे शुरू हुए। हिंदू और सिख महिलाओं से गैंगरेप हुए। इन दंगों में करीब 7000 लोगों की मौत का अंदाजा लगाया जाता है। रावलपिंडी के काहूटा में सिखों ने महिलाओं को बचाने के लिए खुद उनका कत्ल कर दिया। तोहा खालसा गांव में कम से कम 90 सिख महिलाओं ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। बेवल गांव में 500 सिखों पर हमला हुआ, सिर्फ 76 ही जिंदा बच पाए, बाकी को हजारों दंगाइयों की भीड़ ने कत्ल कर दिया। मई 1947 तक रावलपिंडी दंगों की आग में जलता रहा। खुद माउंटबेटन ने 5 मई 1947 को रावलपिंडी में दंगों वाले इलाके का दौरा किया था। बंटवारे का दंश ऐसा था कि पाकिस्तान से भारत आने और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की कई किलोमीटर लंबी लाइन थी। भूखी, बारिश और गर्मी में दंगाइयों के हमलों से बचते हुए 27 मील लंबी लाइनें बॉर्डर के दोनों तरफ लगी हुई थी। इन लाइनों में खड़े हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया। सैकड़ों भूख और प्यास से मर गए। हिंसा, मौत, गैंगरेप की ऐसी कहानियां हिंदुस्तान के हर गली कूचे में दफन है। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग हो उस जमाने का, तो उससे बैठकर कभी बात कीजिएगा। उनकी आंखों में गम उतर आएगा और वो आपको बताएंगे कि ये विभीषिका कैसी थी। विभाजन की वो आग आज भी ये लोग अंदर कहीं दफन किए हुए हैं। लोग अपनी सामान्य जिंदगी पीछे छोड़कर किसी तरह जान बचा पाए। कराची से, मुल्तान से, रावलपिंडी से, लाहौर से जब लोग अमृतसर पहुंचे तो वो 10-10 दिन से भूखे थे। किसी का बाप नहीं रहा, किसी की मां नहीं रही, किसी की बहन और बेटी का गैंगरेप उसकी आंखों के सामने हुआ। आज उस त्रासदी को याद करने का दिन है और याद करना जरूरी है, ताकि वो तमाम लोग जो हंसी मजाक में अपना कोई एजेंडा आगे रखने के लिए टुकड़े टुकड़े का नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो कहते हैं, उन्हें याद रहे कि हिंदुस्तान ये दंश झेल चुका है और अब वो समय नहीं है। अब उनके टुकड़े होंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं। 3 अक्टूबर 1947 को शिमला से छपे द ट्रिब्यून में क्या लिखा गया सुनिए। पाकिस्तानी पंजाब के तंडलियावाला में 2000 हिंदू और सिखों का कत्ल हो गया। 241 महिलाओं को किडनैप किया गया। रावलपिंडी के वाह कैंप में 23,000 हिंदू और सिखों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। 26 सितंबर 1947 को शिमला से छपे द ट्रिब्यून में लिखा गया, लाहौर के करीब 340 हिंदू और सिखों का कत्ल कर दिया गया। झेलम शहर में 10,000 सिख और हिंदुओं को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया।
700 सिख और हिंदुओं को दंगाइयों ने मार डाला। 15 अगस्त की आधी रात को भारत को आजादी मिल चुकी थी। पाकिस्तान में रहने वाले सिख और हिंदू भारत की तरफ रवाना तो हुए, लेकिन उनमें से कितने भारत पहुंचे और कितनी लाशों में तब्दील होकर पहुंचे और कितने लाशों के नीचे छुप कर आए, कोई नहीं जानता। इतिहासकार डोमिनिक लोपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, 15 अगस्त की सुबह अमृतसर स्टेशन पर लोग लाहौर से आने वाली 10 डाउन एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन अमृतसर पहुंची, लोगों की रूह कांप गई। पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। शायद ही कोई शख्स जिंदा बचा हो। इतिहास में भारत के ज्यादातर शहरों की दर्दनाक कहानियां दफन हैं, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, लेकिन गली मोहल्लों में लाशों के अंबार अभी भी दफन हैं। 1940 से शुरू हुए दंगों में लाखों लोगों ने जान गंवाई है। 4 मार्च 1947 से लाहौर, मुल्तान और अमृतसर में दंगे शुरू हुए। 16 मार्च 1947 तक इन दंगों में 1046 लोग आधिकारिक रूप से मारे गए। अगस्त 1947 से अक्टूबर 1947 तक दिल्ली में दंगे हुए और इसमें करीब 20,000 लोगों की मौत हुई। हमें भविष्य में मां भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है। अब इस देश को किसी भी तरह से कोई नुकसान न हो पाए, ये संकल्प करने का समय भी ये विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त है। और इसीलिए 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि आंकड़े बेशुमार हैं और ये आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। भारत सरकार आज के दिन को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाती है, और हम क्यों ना मनाएं, आप बताइए। हॉलोकॉस्ट आपको याद है ना? 27 जनवरी पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ था। आपके बच्चे जानते हैं, आप जानते हैं, आपका परिवार जानता है, आपके दोस्त जानते हैं। विभाजन पे क्या हुआ था आप क्यों नहीं जानते, और क्यों नहीं हमें जानना चाहिए? दंगों में जान गंवाने वाले लाखों लोगों को भारत सरकार याद करती है, क्योंकि हिंदुस्तान अपने इतिहास से कभी पल्ला नहीं झाड़ता। हिंदुस्तान की नीति है नो वन गेट्स लेफ्ट बिहाइंड। माउंटबेटन और जिन्ना के फैसले से दोनों मुल्क में जान गंवाने वालों को हिंदुस्तान याद कर रहा है। हम जानते हैं और मानते भी हैं कि हमारे आज के खुशहाल और बुलंद भारत की नींव में उन लाखों लोगों का खून, उनकी आहुति शामिल है, और इसीलिए उनको सलाम करना, उनको याद करना जरूरी है। और इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि वहां से जो आए यहां वो खुशहाल है, लेकिन यहां से जो पहुंचे वहां पाकिस्तान में, उनसे पूछो उनका क्या हाल है। वो तो अपने वतन में भी नहीं रहना चाहते, इधर उधर भागते फिरते हैं।